सांस्कृतिक परंपरा के अवगत हम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एआई का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन अपनी संस्कृति को भूल नहीं रहे हैं। पवन जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत में प्रोफेसर पवन सिन्हा जी से करना चाहूंगी, आध्यात्मिक गुरु हैं। सर, लगातार आप चर्चा को सुन रहे थे। विकसित भारत 2047 का जो विजन है, सनातन संस्कृति को लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं, क्या क्या चुनौतियां उसमें नजर आती हैं और किन किन चीजों पर सरकार को काम करने की जरूरत है? जनता जनार्दन की क्या जिम्मेदारी है? सबसे पहले मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और दूसरी बात कि संस्थान के 3 वर्ष पूरे हुए, इसके लिए मैं सारी टीम को, आप सभी लोगों को हृदय से बहुत सारी बधाई और अभिनंदन करना चाहूंगा। बहुत धन्यवाद सर। देखिए, ये जो आज देश में हो रहा है, जो विजन आज हम देश में देख पा रहे हैं, या जो कुछ हमारी भूमिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है, इसका आधार क्या? सनातन जागृति ही इसका आधार है। इसका आधार इकोनॉमी नहीं थी, इसका आधार डिफेंस भी नहीं था। सनातन जागृत हुआ, फिर सनातन ने उन शक्तियों को अवसर दिया जिन शक्तियों ने भारत के केंद्र में आए। वो राजनीतिक रूप से ही आएंगे, हमेशा से ऐसा होता आया है, सारी दुनिया में ऐसा होता आया है। तो वो भारत के केंद्र में आए और उन्होंने भारत को एक नया विजन दिया। और भारत ना केवल घर में अपने प्रोग्रेस कर रहा है, बल्कि बाहर भी प्रोग्रेस कर रहा है। एक बहुत अच्छी बात आपने इसमें कही कि एजुकेशन को भी इसमें आप लाए। सामान्यतः इस पर चर्चा कम होती है, तो एजुकेशन में जो इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन पर बात शुरू हुई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो हम भारत की संस्कृति को केंद्र में रखकर जल नीति बना रहे हैं, डिफेंस नीति बना रहे हैं, शिक्षा नीति बना रहे हैं, इससे भारत का मान पूरे विश्व में बढ़ेगा। और जिस सॉफ्ट पावर की बात भी अभी हो रही थी मंच पर, तो वो सॉफ्ट पावर ही हमारी सनातन संस्कृति है। तो ये सॉफ्ट पावर की वजह से एक ग्लोबल मार्केट में हम ग्लोबल लॉयन की तरह जा रहे हैं, और लोकल मार्केट में भी हम एकदम वोकल होकर अपनी बात कह रहे हैं। तो सनातन संस्कृति ऐसी ही ग्रो करती रहे, तो हम निश्चित रूप से पूरे विश्व में अपना वो डंका बजाएंगे जिसका स्वप्न हम सब लोग देख रहे थे, यानी विश्व गुरु और वर्ल्ड की महानतम शक्ति के रूप में भारत स्थापित होगा। ये सनातन संस्कृति का एक विजन है, और इसके लिए हम सभी लोगों को मिलकर काम करना होगा। क्या धर्मगुरु, क्या लोग, क्या इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, जर्नलिस्ट, सभी को मिलकर काम करना होगा। तब इस संस्कृति के माध्यम से हम पूरे विश्व को अपना लोहा मनवा सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात कही प्रोफेसर पवन जी आपने। जगत गुरु सतीशाचार्य जी से भी मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगी। आधुनिकता की दौड़ में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। 2047 का विजन है। हाल ही में हमने एआई समिट किया, और युवा पीढ़ी, हम चर्चा भी कर रहे थे कि फोन और सोशल मीडिया में इस तरह से बिजी हो गई है। क्या सनातन संस्कृति को जोड़कर विकसित भारत 2047 के परिदृश्य को हम देख पा रहे हैं? जय सीताराम। सबसे पहले तो बहुत आभार आपके ग्रुप को, भारत एक्सप्रेस न्यूज चैनल। इस प्रकार की चर्चा में जगत गुरु शंकराचार्य और सनातन को स्थान देना प्रारंभ किया आप लोगों ने, तो मैं आपको सबसे पहले बहुत आशीर्वाद देता हूं और बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद सर। दूसरा, आज मुझे यहां बैठकर पता चला माननीय उपेंद्र राय जी इस देश के बहुत प्रबुद्ध, ये 3 साल का छोटा नन्हा शिशु, मुझे लगता है 30 साल की आयु का एक्सपीरियंस रखता है। और मैं आपके ग्रुप की बात कर रहा हूं। माननीय उपेंद्र राय जी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि वो सहारा न्यूज चैनल के तमाम वो पोर्टल्स पुनः प्रारंभ कर रहे हैं, पुनः स्टार्ट कर रहे हैं, जहां हजारों नहीं लाखों लोगों के परिवार और विजन को, चेतना को और विचारों को क्रांति मिलेगी। तो मैं उसके लिए बहुत आभारी हूं। मैं बहुत आशीर्वाद देता हूं। आभारी इसलिए क्योंकि विचारों का सही प्रचार होना इस देश की बहुत आवश्यकता है।
ऋषि और रिसर्चर, ये दो ऐसे शब्द हैं जहां अभी काम करने की आवश्यकता है। विकसित भारत 2047 पर अभी नोएडा सेक्टर 110 में हमने यज्ञ किया, भारत उत्कर्ष महायज्ञ। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ये विजन है, ये जो स्वप्न है, विकसित भारत 2047 होगा कैसे? विकसित भारत 2047 विचारों के साथ साथ रिसर्च से होगा। यहां बहुत युवा बच्चे बैठे, मैं आपको पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं कि आपने युवाओं को, जनजी को और उस पौध को स्थान दिया है जो भविष्य है, जो 47 देखेंगे, 47 बनाएंगे और 47 का लाभ लेंगे। इसमें तमाम लोग हैं जो हो सकता है 47 तक नहीं पहुंच पाए, तो 47 के जो असली कर्णधार हैं, आपने उनको भी स्थान दिया है। इनके बगैर संभव नहीं होगा। इनका जागरण, इनका समझना और इनको सनातन समझना बहुत आवश्यक होगा। जैसे अभी आचार्य पवन जी कह रहे थे, आज 2 आचार्य पवन हैं इसलिए कहीं भ्रमित नहीं हो जाए हम लोग, पवन सिन्हा जी की मैं बात कर रहा हूं। तो जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि आपकी शिक्षा के लिए, आपके रिसर्च के लिए युवाओं को आगे आना होगा और सनातन पढ़ना होगा। सनातन क्यों पढ़ें? सनातन इसलिए नहीं पढ़ना है कि भगवान की गाथा है, सनातन इसलिए पढ़ें कि एक राजा का पुत्र अयोध्या से निकलता है 14 वर्षों के संघर्ष को लेकर। एक चक्रवर्ती राजा का पुत्र 14 वर्षों का संघर्ष, 14 वर्षों की तपस्या लेकर निकलता है और पलटकर उधर से 14 भुवनों को मालिक बनकर वापस आता है। इसलिए पढ़ना होगा, इसलिए सनातन पढ़ना होगा कि जब राम से कहा सारी अयोध्या ने कि आपके साथ बड़ा गलत हुआ, राजा दशरथ को ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको तो ये दंड दिया गया है, 14 वर्षों का वनवास आपके ऊपर दंड है। तो राम ने जो जवाब दिया है, इसलिए युवाओं को पढ़ना चाहिए। राम ने कहा कि पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता ने मुझे ये कहा है कि अयोध्या तेरे कौशल के आगे, तेरे जौहर के आगे और तेरे क्षमता के आगे बड़ी छोटी है, तू तो पूरे विश्व का राजा बनकर लौटना, तू तो पूरे विश्व पर राज्य कर कर लौटना। इसलिए सनातन पढ़ना आवश्यक है। सनातन पढ़ना इसलिए आवश्यक है कि जब भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास दिया गया, वो अपनी माता के पास गए, उन्होंने कहा मां मुझे आशीर्वाद दो, मुझे 14 वर्षों का वनवास मिला है। तो मां ने कहा अरे तेरा तो कभी राज तिलक होने वाला, कैसी बात करता है लाडले। तो राम ने कहा मां मेरा राज तिलक नहीं होगा, राज तिलक मेरे छोटे अनुज का होगा, मुझे तो 14 वर्षों का वनवास दिया गया। ऐसा किसने किया? ऐसा पिताश्री ने कहा है। और क्यों कहा? क्योंकि छोटी मां ने 2 वचन मांग लिए। ये बड़ी कथा है, छोटी में बता रहा हूं आपको। इसलिए सनातन पढ़ना इसलिए बहुत जरूरी है इस बात को सुनना। क्यों कहा? उनके पास 2 वचन थे, एक में 14 वर्षों का वनवास मांग लिया और एक में भैया के लिए राजगद्दी मांग ली है। तो कौशल्या का जवाब सुनिएगा भारतीय नारियों, इसलिए आवश्यक है। कौशल्या ने कहा जब तेरी मां ने आशीर्वाद दिया है और तेरे पिता ने आदेश दिया है तो मैं होती कौन हूं तुझे रोकने वाली। इसलिए सनातन पढ़ना है। सनातन इसलिए पढ़ना है कि विकसित भारत 2047 तब होगा जब आपके विचार वैसे होंगे। विचार तो बनाओ, पहले मानस तो बनाओ। आपके हाथ से रील निकल करके रियल तक आप पहुंचे तो सही। ये जनजी को पढ़ाना होगा, जनजी को बताना होगा। वो हाई स्कूल और इंटर कर लेने वाले बच्चे इंटर करने के बाद क्या करेंगे, बीए और एमए करने के बाद क्या करेंगे? टीवी बनाना, मोबाइल बनाना, एसी सीख करना। वो जौहर, वो कौशल क्यों नहीं हम सीख रहे हैं? वो भी तो विद्या है, वो भी तो शिक्षा है। हम उस तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? ये विकसित भारत में इसको सम्मिलित करना मुझे लगता है ज्यादा आवश्यक है। बिल्कुल, और स्किल डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है। आचार्य पवन जी, मेरा अगला सवाल आपसे है, क्योंकि मैं देखती हूँ राजनीतिक परिदृश्य में आपकी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। सनातन पर राजनीति बहुत होती है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी होगी सर? देखिए, सनातन क्या है? सनातन और राजनीति अलग नहीं है। हमारे यहाँ जो शाश्वत रहे और जिसको धारण किया जाए और अपने कर्तव्यों का अच्छे तरीके से निर्वहन किया जाए, वही सनातन धर्म है। तो निश्चित रूप से यह भारतवर्ष
सनातन धर्मियों का देश है, तो यहाँ आप किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आप राजनीतिक क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में आप यदि कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जब सनातन धर्म को आप फॉलो करेंगे, सनातन धर्म के जो हमारे वेद पुराण उपनिषद में जो कहे गए वाक्य हैं उसके अनुसार चलेंगे, तभी यह देश समृद्ध होगा। और जो हमारे यहाँ बात कही गई है कि केवल शरीर के लिए तो रोटी कपड़ा और मकान चाहिए जी। लेकिन शरीर मन बुद्धि और आत्मा सभी समान रूप से विकसित करना, यह सभी मनुष्यों का लक्ष्य होना चाहिए। तो जब हम सभी लोग इस पर कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से जो 2047 के विकसित भारत का हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, उसमें पूरा देश सहभागी होगा और यह देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, देखिए विकसित भारत का जो संकल्प है और सबका साथ सबका विकास की हम बात करते हैं। प्रोफेसर पवन जी, मेरा अगला सवाल आपसे है, क्योंकि हम शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं, नए नए कॉलेजेस खुल रहे हैं और स्किल डेवलपमेंट का भी हम जिक्र कर रहे हैं। तो थियोरेटिकल ज्ञान के साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट कितना जरूरी है, जगत गुरु भी हमसे जिक्र कर रहे थे। तो भारत में जो विकसित भारत का जो संकल्प हम देखते हैं, उसमें सिर्फ किताबी ज्ञान के अलावा स्किल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो सरकार को अब क्या कदम उठाने की जरूरत है? सदियों से मैं बात करूं तो सदियों से हमने स्किल डेवलपमेंट पे काम किया। जो हमारे आचार्य कुलम होते थे वहां पर भी स्किल डेवलपमेंट होता था। गौ पालन है, कृषि है और बहुत सारे ऐसे कार्य थे जहां पर स्किल डेवलपमेंट होता था। इस सरकार ने ये अच्छी चीज की है कि इन्होंने जो अब राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी बनी है 2020 में, तो उसमें उन्होंने स्किल को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। और दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है वो दिया है कि किस तरीके से भारत केंद्रित शिक्षा व्यवस्था हो। तो ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब क्लासरूम्स पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि एक किस प्रकार से हमारे क्लासरूम्स डेवलप हो। जो सरकार का विजन है, वाइस चांसलर्स हैं, स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, ये उन चीजों को देखें कि उस विजन को वो एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हम अगर श्री राम की एजुकेशन को देखते हैं, श्री कृष्ण की एजुकेशन को देखते हैं, तो वही विजन लेकर, या जो स्वामी विवेकानंद जी ने बात की, उसी विजन को लेकर इस सरकार ने जो वो ड्राफ्ट तैयार किया है 2016 से 34 करोड़ लोगों के सहयोग से ये जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है, ये भारत को ऊपर उठाएगा। और जिस स्किल की बात हम करते हैं, तो एक तरफ पुरातन और दूसरी तरफ परिवर्तन, इन दोनों की बात हम करने लगे हैं। ये हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस पर बस चलने की जरूरत है। तो अभी तो शैशव काल में है, कुल 5 वर्ष हुए हैं, लेकिन इसको अगर हम चलेंगे तो ये हमको 2047 में हर व्यक्ति को विकसित बनाएगा। जब इस देश का नागरिक विकसित होगा तो भारत अपने आप विकसित हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात कही सर आपने कि पुरातन संस्कृति को लेकर आगे बढ़ते हुए परिवर्तन की तरफ बढ़ना बहुत जरूरी है और स्किल्स की बहुत जरूरी है, बहुत दरकार है। और ये शायद यही वजह कि लगातार स्किल डेवलपमेंट पर हम चर्चा भी करते हैं। प्रोफेसर पवन जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आचार्य पवन त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। जगत गुरु सतीशाचार्य जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। वक्त की हमारे पास कमी है, लेकिन आपने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंटर्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाए हैं कि किस तरह से सनातन संस्कृति, शिक्षा, हर जी एक और विनय, क्योंकि बहुत बड़े अच्छे महानुभावों को आपने बिठाया है, तो मुझे लगता है कि ये बात रह न जाए कहीं। समय तो चलेगा ही, हम सब संतों ने समय के लिए सब छोड़ दिया है, इसलिए 1 मिनट तो बलपूर्वक लिया जा सकता है। बिल्कुल स्वामी जी। मैं 2 बातें कहकर आपको ओवरटू कर रहा हूं, फिर तो अतिक्रमण हो रहा है। एक पहली बात ये कि 2 हाथ पैर वाला व्यक्ति वही सड़क पर, चौराहे पर भिक्षावृत्ति करने के लिए विवश है, और वही 2 हाथ पैर का व्यक्ति विश्व का सबसे बड़ा आदमी है। बड़े ध्यान से सुनिएगा आप लोग, क्योंकि आप सब एक बार कमर सीधी कर लो और ध्यान से सुनिएगा इस बात को। 2 हाथ पैर का व्यक्ति, आज सोचिएगा, विचार करिएगा, 2 हाथ ही हैं, 2 ही पैर हैं सबके, और वही 2 हाथ पैर का व्यक्ति भिक्षावृत्ति कर रहा है, और वही 2 हाथ पैर का व्यक्ति विश्व का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बना हुआ है। कारण, रीजन और उसके पीछे
ताकत क्या है, उसके पीछे ताकत है आपकी वास्तविक शिक्षा। मैं 12 यूनिवर्सिटियां और 400 स्कूल्स का एक छोटा बुके चला रहा हूं। जी। अभी हमने अयोध्या में रामायण विश्वविद्यालय बनाया, कानपुर में हम कृषि विश्वविद्यालय बना रहे हैं। हम सारे विद्यालयों में अपने सनातन पढ़ा रहे हैं, हम सनातन को संवर्धित कर रहे हैं। आज इसीलिए आपको कहकर जा रहे हैं कि बीए, एमए और कुछ भी आपकी जो एजुकेशन चल रही है, बीटेक, एमटेक करने के बाद भी आप क्या जी, करेंगे, स्वामी जी। आप क्या बनेंगे, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आपको भी 2 ही हाथ हैं, 2 ही पैर हैं, आप सर्वश्रेष्ठ क्यों नहीं हो रहे हैं, इस पर जरूर चिंतन करिएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मैं अतिक्रमण किया है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही है, क्योंकि बहुत सारे जनजी भी हमारे साथ मौजूद हैं और किस तरह से युवा देश को बदलेंगे, इस पर हम सार्थक चर्चा लगातार कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद जगत गुरु सतीशाचार्य जी का, प्रोफेसर पवन जी का, प्रोफेसर आचार्य पवन त्रिपाठी जी का, बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे सीएम जी उपेंद्र राय जी को कि वो हमारे गेस्ट को सम्मानित करें। चलते चलते मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आज जिन बातों का हमने उल्लेख किया, तो हमारे श्री उपेंद्र जी ने वो बात लगभग 10 वर्ष पहले हस्तक्षेप में लिखी थी। उससे भी पहले की बात है, शायद 15 वर्ष हो गए होंगे, तो उन्होंने वो हस्तक्षेप में लिखी थी, वो मैंने पढ़ा था जी। लेख, और आज मुझे वही बात याद आ रही थी। बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, तो देखिए इसी के साथ सनातन के ऊपर चर्चा हुई। विकसित भारत 2047 के लिए सनातन का क्या कुछ रोल रहेगा, किस तरीके से निरंतर हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं, हमने हमारे बीच मौजूद तमाम धर्म गुरुओं से सुना और इसी के साथ अब उनका सम्मान होता हुआ, तो जगत गुरु सतीशाचार्य जी का सम्मान होता हुआ जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से उनका अभिनंदन करते हैं। तो देखिए लगातार सनातन की बात होती है, किस तरीके से सनातन के ऊपर हमें आगे बढ़ना है, सनातन को ध्यान में रखते हुए कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए, सनातन का क्या कुछ रोल 2047 विकसित भारत में, इस पर आज चर्चा हुई और हम देख रहे हैं किस तरीके से जगत गुरु सतीशाचार्य जी का सम्मान होता हुआ। और इसी के साथ हम प्रोफेसर पवन सिन्हा जी का यहाँ पर सम्मान कर रहे हैं। आध्यात्मिक गुरु हैं, भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी, उनका सम्मान करते हुए तो देखिए सनातन की बात बेहद महत्वपूर्ण है और हम उम्मीद करते हैं कि आज सनातन के ऊपर जो हमारे 2 सेशंस हुए उससे आपके विजन क्लियर हो गए होंगे कि क्या कुछ हमारे धर्म गुरु अपनी बातों में कहना चाहते हैं। हम तमाम टीवी डिबेट्स देखते हैं, कई बार होता है हम उनकी बातों को नहीं सुन पाते हैं, लेकिन आज हमने इस मंच से उनकी तमाम बातें सुनी, उनको समझा और इसी के साथ आचार्य पवन त्रिपाठी जी का सम्मान होता हुआ। मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर के कोषाध्यक्ष हैं और महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाते हैं, साथ ही मुंबई बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट, उनका भी हम सम्मान कर रहे हैं। जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के जी और कोषाध्यक्ष हैं, चीफ ट्रस्टी हैं, और सबसे बड़ी खास बात आचार्य जी की है कि बहुत कम आयु में आप पीएचडी करके संस्कृत के प्रोफेसर बन गए। संन्यास आश्रम जो संस्कृत संपूर्णानंद विश्वविद्यालय का जो कैंपस है वहां आप पढ़ाते भी हैं। आप समय कम निकाल पाते हैं, लेकिन जो बीएमसी का जो लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई उसके चुनाव के एक प्रमुख लोगों में से अमित साटम, और ये 2 ही लोग थे। अमित साटम भी मेरे पुराने परिचित हैं, जब गोपी जी के साथ थे, और आचार्य जी को देवेंद्र जी ने जिम्मेदारी दी और लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई। इसके लिए इनको ढेर सारी बधाई देने का मौका इस मंच से मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे गुरु भी हैं,